हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। ठीक है, 11th कॉमर्स के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपका जो सिलेबस अभी आपको तो मालूम ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम का क्या क्या रहेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, फिर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इस तरह से कुछ चैप्टर्स है जो आपको रहेंगे। मेन चैप्टर्स है वो फाइनल अकाउंट का, जो आपको 12th में भी काम आएगा। सो जब वो पढ़ोगे तो जरा ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके उसके बेस पे 6 चैप्टर्स, 5 या 6 चैप्टर्स 12th में है फाइनल अकाउंट पे। तो जब वो चैप्टर करेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें लगा देना, ताकि आपको 12th के लिए वो बहुत मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हाँ साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट भी यहाँ पे क्लियर करवा दूंगी। आपको पता है अभी जैसे कि ऑब्जेक्टिव अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, वो आता ही आता है। अ, अभी तो फिलहाल आपको 11th में तो कम मार्क्स के लिए रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 12th में 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, और 20 मार्क के लिए, ठीक है, 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आता है। तो वो आपको किस तरह से कवर करना है, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना, ताकि मैं आपको परफेक्टली सिखा दूंगी किस तरह से कवर करना। आप जब प्रैक्टिकल सम करते हो तो उसी साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मेन मीनिंग क्या है, खाली शॉर्ट में बताऊंगी एकदम, ताकि आपको याद रह जाएगा कि पासबुक और कैश बुक के जो डिस्क्रिपेंसी रहती है, ठीक है, डिफरेंसेस रहते हैं किसके बीच का, पासबुक और कैश बुक का, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। होप सो क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब आगे बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, बैंक डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, पेन स्लिप रहेगा, विड्रॉवल स्लिप रहेगा, बैंक एडवाइस रहेगा। ठीक है, ये सब चीज आपके बैंक डॉक्यूमेंट के हैं। अब पेन स्लिप क्या है, पेन स्लिप यानी आपने देखा ही रहेगा कि जब आप अगर बैंक में किसी का अकाउंट है, जब डिपॉजिट करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पे हम जो स्लिप भरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। ठीक है, हम भरते हैं डिपॉजिट स्लिप, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं मालूम रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। ओके, तो पे इन स्लिप इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप। फाइन, कब हम उसको भरते हैं, दिस स्लिप इज फिल्ड व्हेन द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट्स चेक और कैश इनटू हिज बैंक अकाउंट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पे इन स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अब ये पे इन स्लिप कुछ इस तरह से दिखता है। आपने अगर आपके पास रहेगा भी तो आप उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, पे इन स्लिप इस टाइप का रहता है। अगर आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपके पास आपने डिपॉजिट किया रहेगा, तो आपको इस चीज का नॉलेज रहेगा। फाइन, पे इन स्लिप, और ये एग्जाम में शायद फॉर्मेट में आ सकता है, तो इसको जरा सा देख लो किस तरह से है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स, विड्रॉवल स्लिप। अब विड्रॉवल, पे इन स्लिप कब भरते हैं, जब हमें डिपॉजिट करना है। तो विड्रॉवल यानी क्या, जब पैसा हमें बैंक से निकालने हैं, तब हम जो स्लिप भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉवल स्लिप। विड्रॉवल मीन्स रिमूविंग फंड्स फ्रॉम अ बैंक from which is to be filled for the withdrawing money from bank is known as the withdrawal slip or form। ठीक है, विड्रॉवल स्लिप हुआ, उसके बाद आता है आपका ये विड्रॉवल स्लिप का फॉर्मेट है। फिर है बैंक पासबुक। ओके, बैंक पासबुक। तो पासबुक क्या है, पासबुक मीन्स एक इस तरह का स्टेटमेंट जिसके अंदर आपका आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सब चीज अपीयर रहती है। ठीक है, तो पासबुक इज अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ बैंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पासबुक। पासबुक के बाद नेक्स्ट आपके पास बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट यानी क्या है, तो बिजनेसमैन ओपन करंट अकाउंट। ये अभी आपको पता है कि बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसका डेली का ट्रांजेक्शन रहता है ना। ठीक है, डेली के ट्रांजेक्शन वाले वो क्या करेंगे, जो भी बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स वो लोग वहां पे डिपॉजिट विड्रॉवल कर सकते हैं। फाइन, so businessmen open current account for their business considering the benefits provided by this account. Current account holder enjoy unlimited number of deposits and withdrawals and therefore number of transaction is large। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखो इसको। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैंक एडवाइस क्या था? बैंक एडवाइस इज द लेटर sent by bank to customer account holder in a prescribed form to inform them about dishonor of check deposited for collection, bank charges debited, dishonor of bills receivable discounted, bills sent to bank for collection, interest charges charged and allowed by bank, dividend or interest collected by bank, and any other payment made by the bank according to the standing instruction given by the कस्टमर। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में याद क्या रखना है कि बैंक एडवाइस क्या है? एक लेटर सेंड करती है, कौन? बैंक। किसको? कस्टमर को, यानी जो अकाउंट होल्डर है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक एडवाइस। ठीक है, ये सब चीज उसके अंदर मेंशन रहेगी। फाइन, तो ये है आपका बैंक एडवाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, जो चैप्टर का नाम है क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो डिफरेंस बताती है किसके बीच का? पासबुक और कैश बुक का, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बिजनेसमैन मेंटेन। अब ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बिजनेसमैन कौन सी बुक मेंटेन करता है? कैश बुक। ध्यान में रहेगा। अ बिजनेसमैन मेंटेन्स अ कैश बुक विथ बैंक कॉलम इन हिज लेजर wherein he records all banking transaction। ठीक है, द बैंक कॉलम इन हिज कैश बुक रिप्रेजेंट करंट अकाउंट। अभी ये सब पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं थी कि बैंक बिंग अदर पार्टी records दिस ट्रांजेक्शन इन द लेजर known as the पासबुक। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, बैंक बिंग the other party records these transactions in their ledger known as the passbook। Okay, when businessman deposits money or check into bank for collection, it is recorded in the cash book। और जब businessman deposit करता है मनी और चेक बैंक में फॉर कलेक्शन, ठीक है, तो इट इज recorded in the cash book on the डेबिट और रिसीव साइड। ठीक है, ये सब चीजें क्यों बता रही? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकती है, तो ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, बैंक records this on the credit और रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक। ओके, कैश बुक में कौन सी साइड? डेबिट और रिसिप्ट साइड। और बैंक रिकॉर्ड दिस ऑन द क्रेडिट और रिसिप्ट साइड ऑफ द पासबुक। सिमिलरली व्हेन बिजनेसमैन इशू चेक, क्या कर रहा है? जब इशू कर रहा है चेक फॉर मेकिंग पेमेंट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट और पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। और बैंक रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड और द पेमेंट साइड ऑफ द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। Thus, whatever is recorded by businessman in the cash book is invariably recorded in the passbook या bank statement। Ideally, then cash book bank balance and the passbook bank balance would be the same। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। The only difference would be that if cash book has a debit balance of passbook will have a credit balance and vice versa। ठीक है, अगर वहां पे डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, कुछ समथिंग कुछ हुआ तो चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस आ सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था अभी, यानी कि शॉर्ट में अभी मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि क्या होता है। स्टेटमेंट विच रिकंसाइल्स द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक शोइंग ऑल कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। अ स्टेटमेंट शोइंग द causes of disagreement between balance shown by the bank passbook and the balance shown by the cash book under the bank column at the end of the specific period or month, it is called as the बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आते हैं। ओके, ये एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है, ये शॉर्ट में थोड़ा सा कर लो। अभी आईएमपीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर। अभी कॉमर्स के स्टूडेंट से एटलीस्ट ये तीन टर्म्स आपको आने ही चाहिए। एनईएफटी क्या है, आईएमपीएस क्या है, ठीक है, और फिर आरटीजीएस क्या है। तो IMPS, immediate payment service. Immediate payment service is an instant payment interbank electronic fund transfer system in India when an account holder needs to transfer funds immediately. IMPS can be used because this service is available 24/7 throughout the year, including bank holidays।
ठीक है। फिर एनईएफटी, एनईएफटी यानी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पे नाम पूरा आ सकता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और साथ में व्हाट इज एनईएफटी, व्हाट इज आरटीजीएस। तो एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इज सुटेबल फॉर स्मॉल मनी ट्रांसफर्स। ठीक है। और उसकी लिमिट कितनी, लेस देन ₹2 लाख। अगर 2 लाख से कम है तो हम एनईएफटी करवाते हैं, और 2 लाख से ज्यादा है तो हम लोग आरटीजीएस करते हैं। ठीक है। तो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इज सुटेबल फॉर स्मॉल मनी ट्रांसफर्स लेस देन ₹2 lakhs। एंड आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इज सुटेबल फॉर लार्जर मनी ट्रांसफर्स ग्रेटर देन ₹2 लाख। ओके, तो ये लिख सकते हो आप, एनईएफटी क्या है और आरटीजीएस का और आईएमपीएस क्या है। फाइन। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये इस तरह से फॉर्मेट है। ठीक है। अभी ये डिपेंड कि बैंक बैलेंस किस पे दिया है, एज पर द ओवरड्राफ्ट, एज पर द कैश बुक, एज पर द, यानी कि बैंक बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। अभी डिपेंड ऑन सम कि बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट है, एज पर द कैश बुक है, एज पर द पासबुक है। फाइन। अगर समझो यहाँ पे रहा बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा बैंक बैलेंस एज पर द, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैश बुक, तो यहाँ पे आएगा पासबुक, और यहाँ पे अगर पासबुक है तो यहाँ पे आएगा कैश बुक। इस तरह से रहेगा। हाँ, अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये जो माइनस है नेगेटिव जा रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग, ये तो आपको डायरेक्टली सम के अंदर दिया रहेगा। ठीक है। ये इसका 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। ये अगर डायरेक्टली आपने लिख दिया यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। ठीक है। और वो आपको सम के अंदर अमाउंट दिया रहेगा, डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिखना है। अब उसके अंदर ऐड करना है और लेस करना है, ये फॉर्मेट पहले ही रेडी करके फिर खाली ऐड लेस के अंदर डालते जाना है। ठीक है। तो ऐड क्या करना है, रीजन विच वुड इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अदर बुक। क्या बोला है, रीजन विच वुड इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अदर बुक। अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट है तो उसको क्या करना है, एड में लिखना है। और लेस कौन से करना है, अभी यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिक्रीज कर दे अदर बुक के बैलेंस को। ठीक है। तो रीजन विच वुड डिक्रीज द बैलेंस ऑफ द अदर बुक, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और फिर यहाँ पे जो अमाउंट है, ठीक है, वो तो लिखा, ये जो इनर कॉलम में आएंगे, ठीक है, इसमें इनर आउटर 2 कॉलम बनानी है। इनर कॉलम में जितनी अमाउंट आती है उसको ऐड करते जाओ। समझो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे समझो 50,000 है। ठीक है। तो 10 और 20, 10 और 20 कितना हो गया, 30,000। इस तरह से लिख दिया। फिर 50 + 30 कितना हो गया, 80,000। क्लियर है। उसके बाद लेस, लेस के अंदर समझो यहाँ पे मेरे पास 2,000 है, यहाँ पे समझो 3,000 है, और यहाँ पे 2,000 है। इसका टोटल करो, 2 + 3 + 2। ठीक है। तो 2 + 3 + 2 तो कितना हो गया, ये 5 और 6 7। ठीक है। तो यहाँ पे 7,000, और फिर यहाँ पे से 80,000 - 7,000, 80,000 - 7,000 जितना आएगा वो वहां पे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। ओके, 73 समथिंग। तो यहाँ पे फिर आपको वो आंसर लिख देना है। समझ में आया ये। ठीक है। इस तरह से आंसर इसको करते हैं। तो होप्स तो आपको समझ में आया रहेगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अभी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बोले ना, जैसे कि हमारे पास गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स करने के लिए, डेबिट क्रेडिट के लिए, वो भी मैंने वीडियो डाला है। नहीं देखा तो देख लो। ठीक है। क्योंकि विदाउट गोल्डन रूल आप लोग सम नहीं कर पाते हो, उसके बिना सम कर भी नहीं पाओगे, आपको आगे 12th में भी काम आएगा। ठीक है। हम 11th पढ़ते पढ़ते मोस्टली जो काम हमें आ रहा है 12th में, वो मैं आपको बताते जा रही हूँ कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है जो 12th में काम आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ही स्टडी कंटिन्यू रखना है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू। और एक लाइक तो बनता ही है।